ओ सॉरी, मैं एक्चुअली बुक पढ़ रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो ऑन हो गई। लेकिन क्या बुक पढ़ना और नॉलेज दोनों सेम होते हैं? शायद नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में मिलियंस बुक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रीडर्स हैं, तो सारे ही आइंस्टाइन बन जाते। पता नहीं, एक माइंडसेट ये होता है कि अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ समझ भी आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि मेजॉरिटी केसेस में हम बुक पढ़ते हैं, हमें समझ कुछ नहीं आता। सैड। Investors opened 3.4 million new Demat accounts in September quarter, according to data. In September, 1.3 million Demat accounts were opened, the highest in the year so far. मतलब कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के क्वार्टर में टोटल 3.4 मिलियन डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए, जिसमें कि सिर्फ सितंबर में ही 1.3 मिलियन हुए। इट मीन्स 2.1 मिलियन जुलाई और अगस्त में हुए टोटल सम। और इस डेटा के हिसाब से ये जो है हाईएस्ट है। जब मैं छोटा था तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ा करते थे। वैसे आज भी स्टैटिस्टिक्स मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट जब मैंने अपना एमबीए का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने रिवर्स शुरू किया था, मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन से शुरू किया था। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि एमबीए एग्ज़ाम्स में जो ग्रामर का टेस्ट होता है, जो लिटरेचर का टेस्ट होता है, उसका क्या यूज़ है? असली यूज़ तो आपकी मैथमेटिकल स्किल का होता है। क्या आप एमबीए एग्ज़ाम के बाद एक राइटर बनने वाले हो? वैसे ऐसे कई लोग हैं जो आईएम पास करके राइटर बन गए, ना वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन पाए ना बैंकर बन पाए, लेकिन राइटर बन गए। सैड। तो 3.4 मिलियन डीमेट अकाउंट्स जुलाई, अगस्त, सितंबर में ओपन हुए, जिसमें 1.3 मिलियन जो थे वो सिर्फ सितंबर में ओपन हुए। लेकिन इनमें से एक्टिव कितने थे ये नहीं पता। किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, बुक पढ़ने की या नॉलेज की? आप जब हिंदी मीडिया को समझेंगे तो इम्पोर्टेंस है बुक पढ़ने की। लेकिन अगर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलग और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को समझेंगे तो इम्पोर्टेंस है नॉलेज की। शायद इसीलिए बेस्ट टैलेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होता है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जिसे बोलते हैं नॉलेज कल्चर। और कई कंट्रीज़ बिलीव करती हैं डिग्री कल्चर। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 30 सितंबर 2020 को अराउंड 10 लाख करोड़ वर्थ की होल्डिंग जो थी वो रिटेल इन्वेस्टर्स की थी। अगर हम एक क्वार्टर पीछे जाएं, जून 2020 वो 9,15,000 करोड़ की थी। एक क्वार्टर पीछे जाएं, मार्च 2020 वो 7,17 करोड़ की थी। दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में जाएं तो 9,74,000 करोड़ की थी। सितंबर वाले क्वार्टर में जाएं तो 9,24,000 करोड़ की थी। इस डेटा को दो तरीके से देखते हैं, जिसे बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। मेरा फेवरेट टॉपिक है। दो लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स लिए, ओके। एक ने लिए दिसंबर 2019 में, चलो मार्च ले लेते हैं, मार्च 2019 में, मार्च 2020 में, और एक ने लिए सितंबर 2020 में। ठीक है मोटा भाई। मार्च वाले का जो बाइंग रेट था वो अराउंड 900 के आसपास था, और सितंबर वाले का बाइंग रेट है 1800 के आसपास, यानी कि मोटा मोटा डबल। मान लेते हैं दोनों ने 100 शेयर्स लिए, ठीक है जी।
तो जिस मार्च वाले ने शेयर लिए उसके हो गए टोटल वैल्यू 90,000 रुपीज़, और ऑफ कोर्स तो दिसंबर तो सितंबर वाले की डबल हो गई विच इज़ 1,80,000 रुपीज़, राइट। अब जब आप सितंबर क्वार्टर में रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग निकालेंगे तो आप 1,80,000 लेंगे या 90,000 लेंगे। इसे बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। जब एनालिसिस को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो खुद ही पैरालिसिस हो जाता है। आइडियल प्रेजेंटेशन होती है हम किसी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें। मैं आपको एक हिपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्रिंसिक वैल्यू है 750 एग्जांपल। तो मार्च क्वार्टर में जो रिपोर्टिंग होगी वो ऐसे होगी कि 75,000 प्लस 150, क्योंकि तब प्राइस था 900, 75 प्लस 150। सितंबर में रिपोर्टिंग होगी 75,000 प्लस सेपरेट विच इज़ 1800 माइनस 75। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि वक्त के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेंज होती है और होनी भी चाहिए। उसके कई रीजंस होते हैं। कंपनी का बिजनेस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कोई कंपनी एक्वायर करती है या सेल करती है, कंपनी कैपिटल रेस करती है या कंपनी कैपिटल स्टार्व हो जाती है। वैसे इंडियन इकोनॉमी में एक माइंडसेट है कि अगर कोई बैंक कैपिटल रेस करता है तो उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। ये हमेशा सही नहीं होता। बहुत केसेस में बैंक की कैपिटल रेस करने से उसकी नेटवर्थ नीचे हो जाती है। ओहो, लेकिन हिंदी मीडिया को तो समझ ही नहीं आएगा ये, क्योंकि उनके हिसाब से कैपिटल रेस करने का मतलब है वैल्यू ऊपर जानी चाहिए। तो अगर कोई समझदार मुझे बोल रहा है कि सितंबर 19 में वैल्यू थी 9,24,000 करोड़, दिसंबर 19 में थी 9,74,000 करोड़, मार्च 2020 में 7,17 करोड़, जून 2020 में 9,15,000 करोड़ एंड सितंबर में अराउंड 10 लाख करोड़, तो मैं इस डेटा को बोलता हूँ पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, क्योंकि इस डेटा में इंट्रिंसिक वैल्यू गलत है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सितंबर में जिसने कोटक महिंद्रा बैंक लिया उसकी वैल्यू 1800 पे ली गई, लेकिन जिसने मार्च में कोटक महिंद्रा बैंक लिया उसकी वैल्यू 900 पे ली गई। लेकिन इन दोनों में सही कौन, अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू से निकालेंगे वो सही, वो तो हमने दिया ही नहीं। हाँ, आप इस डेटा पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, इंडियन मीडिया पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। ऐसा ना करें प्लीज। देखिए, इंडियन मीडिया जो भी पब्लिश करती है आंखें बंद करके उस पर विचार करें, क्वेश्चन नहीं खड़ा करना। इस डेटा के हिसाब से 30 सितंबर में जो टॉप 10 कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर ने ली, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, L&T, इन्फी, HDFC कॉर्पोरेशन एंड एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस। इसमें से कितने स्टॉक्स हाइप पे थे गिनवाऊं, पता है कि नहीं? इसमें से कहीं पे भी एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है सिवाय एक को छोड़ के जो इंट्रिंसिक वैल्यू पे हो या इंट्रिंसिक वैल्यू के पास हो। जैसे कि, समझ गए? गुड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो हाईएस्ट है 45.38%। उसके 10 रीजंस होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वैल्यू वर्सेस परसेंटेज। अब दो चीजें होती हैं जिंदगी में, एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, एक होती है रिलेटिव वैल्यूएशन। अब समझे, सितंबर 2019 में टोटल इन्वेस्टमेंट थी 9,24,000 करोड़, जिसकी परसेंटेज यानी रिलेटिव वैल्यूएशन थी 6.5%। दिसंबर 2019 में यही हो गई 9,74,000 करोड़, जिसकी रिलेटिव वैल्यूएशन थोड़ी सी कम हो गई
मार्च में यही वैल्यूएशन 7,17,000 करोड़ हो गई, लेकिन रिलेटिव वैल्यूएशन अराउंड 6.8 के आसपास आ गई, यानी इंक्रीज हो गई। जून में ये काफ़ी ज़्यादा हो गई 9,15,000 और रिलेटिव वैल्यूएशन अराउंड 6.7 के आसपास। और सितंबर में 10 लाख करोड़ से ऊपर, रिलेटिव वैल्यूएशन 7% के आसपास। आपको इसका लॉजिक समझ में आया? एक कैलकुलेटर लीजिए और इन नंबर्स का एब्सोल्यूट निकाल के रिलेटिव से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा जो इसका बेस है वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्पेशली मेरी यंग गन्स, इससे कुछ नहीं होता। किताब पढ़नी है तो दिल से पढ़ो। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता, विद्या का मतलब होता है ज्ञान। इसी तरीके से डेटा का मतलब सब कुछ नहीं होता, उस डेटा की एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। इसे बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2007 में बिजनेस न्यूज़पेपर का मतलब था गेनिंग नॉलेज। 2020 में बिजनेस न्यूज़पेपर का मतलब है लीकिंग नॉलेज। आपको पता है पिछले 1 साल में हमने 5 ऑफर्स रिजेक्ट करी हैं, जिसमें अलग अलग ब्रोकरेज कंपनीज ने हमें कांटेक्ट किया है कि हम अपने क्लाइंट्स को उनके यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाएं, और हम किसी को भी डीमैट अकाउंट के लिए पुश नहीं कर सकते। आप हमारी किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखिए, उन यूट्यूब वीडियो में हमने कभी भी किसी भी वीडियो में किसी भी डीमैट अकाउंट को प्रमोट नहीं किया। आप जिस मर्जी के साथ डीमैट खुलवाएं वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको पता है मार्केट में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको, समझ गए, investors opened 3.4 million new demat accounts in the month of September as per data. In September, 1.3 million demat accounts opened, the highest. इन 3.5 मिलियन में से वो वाले डीमैट कितने थे, समझ गए? This is Rahul from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. मेरे यंग गन्स, एनालिसिस नहीं, एनालिसिस करनी है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस नहीं करनी है। समझ गए मोटा भाई? गेम शो। शुभ दीपावली।